हाय फ्रेंड्स, आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर बताने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन और टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सी प्रोग्राम। पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी आपकी कमांड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो टर्मिनेट होती हैं सेमी कोलन से। और तीसरी चीज़ है सी के लिए बहुत सारे कंपाइलर्स हैं एंड आई एम यूजिंग कोड ब्लॉक्स 17.12 वर्जन. सो इफ़ यू जस्ट सी दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोग्राम विच इज़ डूइंग नथिंग. मतलब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट डेफिनेटली करेगा. सिंपलेस्ट प्रोग्राम जिसमें कुछ भी नहीं है, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा है एंड देखिए माई प्रोग्राम हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विदाउट एनीथिंग. सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस. Secondly, let us first understand what we are talking about. देखिए operating system, everything is actually in C programming language is written in the form of functions. Function क्या होता है basically? वो नेम और सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स विच आर फॉलोड बाय दीज राउंड ब्रैकेट्स. राउंड ब्रैकेट्स का पर्पस क्या है, आई थिंक यू विल गोइंग टू कम टू नो इन द फॉलोइंग वीडियोज ऑल्सो. और हर फंक्शन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको मेन देना पड़ेगा बिकॉज मेन कंट्रोलिंग फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. सो जब आप सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन को आइडेंटिफाई करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है. अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और वो इंटीजर वैल्यू होती है 0. So the actual structure says that if your program executes successfully, at the end the integer value that is returned is 0. ऐसा नहीं है कि अगर आपका प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपने रिटर्न 0 नहीं लिखा है तो नहीं करेगा एग्जीक्यूट. देखिए मैंने पहले भी एग्जीक्यूट किया था, अभी भी किया है, दोनों केसेस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है. सो दैट इज़ नॉट एन इशू. Now let's see another command which is called as printf. So this is basically a function which is used to print, okay, on the it can be either a message that you're printing on the screen or कोई values हम थोड़ी देर में करते हैं. So अगर मुझे लिखना है hello everyone, all right, so when I say hello everyone and I am just terminating this, जैसे मैंने आपको बताया that you know the C program, in C program the commands are terminated with a semicolon. So semicolon से वो terminate होता है और हम इसी चीज़ को execute करते हैं. तो basically पहली चीज़ हम ये देखेंगे that the print command is actually used to print a message. अगर अब हमारे ये messages multiple lines में है तो क्या होता है, this is what we will going to just see. If I again write printf and I just say a message, how are you? Okay, so and I'm terminating this with a semicolon. Now let us see what will going to happen. Now you will notice कि हमारी जो हमने चाहे दो प्रिंट कमांड्स यूज़ करे हैं, दो प्रिंट फंक्शंस यूज़ करे हैं, लेकिन स्टिल रिजल्ट एक ही लाइन में आया है. विच मीन्स another feature of C programming language is that even if you're using multiple commands, you have to specify specifically the line break. अगर आप नहीं करते हैं तो printf जो फंक्शन है वो इग्नोर करता है लाइन ब्रेक. सो लाइन ब्रेक के लिए हम एस्केप सीक्वेंस देते हैं. एस्केप सीक्वेंस होता है बैकस्लैश एंड अगर हम बैकस्लैश के साथ n यूज़ करते हैं तो इट विल बी एक्टिंग लाइक अ सिंगल कैरेक्टर जिसका मतलब होता है लाइन ब्रेक. सो अगर मैं इसको रीड करूँ, सो हेलो एवरीवन line break, which means go to the next line and then write how are you all. So if I just execute this program, you will see that hello everyone, line break, how are you all will be executed like this. All right. Now there's one more thing which I would like to tell you with respect to this one, and that is the concept of this part. So here just remember that here if I'm trying to use something called as hash. So hash का मतलब है, when I say hash, this stands for pre-processor directive. It means before processing. It's giving direction
It's giving direction to do what? To include. अ हेडर फाइल, नाउ कोई भी फाइल को हम हेडर फाइल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो हेड पे मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम आती है. क्यों आती है? बिकॉज ये हेडर फाइल्स जो डॉट एच से डिनोट हैं, ये जितनी हमारी कमांड्स हम यूज़ कर रहे हैं या जितने फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं उनका क्या पर्पस है, व्हाट इज़ व्हाट दीज फंक्शंस आर सपोज टू बी डूइंग, इनकी सारी डिटेल्स एंड डेफिनेशंस इन हेडर फाइल्स के अंदर होता है. ओके, सो जैसे प्रिंट एफ अभी हमने यूज़ किया. सो प्रिंट एफ बेसिकली एक स्टैंडर्ड आउटपुट कमांड है. सो जब हम stdio डॉट यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमने हैश से, मैं आपको फिर रिकॉल कर रही हूँ, इट इज़ बेसिकली द डायरेक्शन दैट इज़ गिवन दैट बिफोर प्रोसेसिंग द कंपाइलर इज सपोज टू बी इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल. ओके, सो इनपुट आउटपुट फाइल मतलब जो कमांड्स आपकी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, आपको उनको उसकी सारी डिटेल्स डेफिनेशंस इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर होती हैं. और ये फाइल किस लिए कैसे इंक्लूड होगी? थ्रू प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज़ अ डायरेक्शन गिवन टू द कंपाइलर टू इंक्लूड. सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं तो प्रिंट एफ का एग्जैक्टली मतलब क्या है और वो एग्जीक्यूट क्या और कैसे करेगा, इसकी सारी डिटेल्स इस फाइल के अंदर हैं. ओके, so this is a very simple very first program for you, and now I'll going to come with the next program. So now next thing we'll going to see कि हम डेटा के साथ कैसे डील करते हैं लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर. सो इसके अंदर बिफोर आई एक्सप्लेन यू अबाउट द डेटा, मैं आपको छोटी सी एक डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहती हूँ. इसके अंदर देखिए, कुछ भी डेटा अगर हम स्टोर करते हैं सिस्टम में तो वो मेमोरी के अंदर जाता है डेटा. ओके, सो बिकॉज वो मेमोरी में जाता है तो वो मेमोरी को हमें एक नाम देना होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स. सो आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं? दे बेसिकली आइडेंटिफाई the memory location by giving them a name. अब now if I just tell you कि देखिए मैंने एक इंटीजर नंबर लिया. ओके, तो मैंने एक इंटीजर नंबर लिया 10. अब उसको मैंने स्टोर करा एक मेमोरी लोकेशन के अंदर. सो इस वैल्यू को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे इसको लेटर ऑन? बाय गिविंग द नेम टू द मेमोरी लोकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो मैंने इसको नाम दे दिया नाम. सिमिलरली एक और हम लोकेशन लेते हैं, उसको रिजर्व करते हैं और हम उसको एक और नाम देते हैं. जैसे सपोज मैंने नेम दे दिया डेटा. ऑलराइट, और इसके अंदर सपोज मैंने एक वैल्यू स्टोर कर दी 17.1. एक और लोकेशन हम लेते हैं जिसमें जिसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, और इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी. दैट मीन्स हमने अभी तक किस तरह की वैल्यू स्टोर करी है? हमने पहली वैल्यू स्टोर करी है इंटीजर, दूसरी वैल्यू स्टोर करी है विद डेसिमल जिसको हम बोलते हैं फ्लोट, और तीसरी वैल्यू हमने स्टोर करी है कैरेक्टर. ओके, सो बेसिकली we use identifiers to identify the memory locations which are actually storing different kinds of values. और इन values को identify करने के लिए हम क्या use करते हैं? We use data types. So data types हमारे कौन कौन से तरह के हैं? Basic data types हमारे हैं integer which is used to store an integer value, float which is used to store a floating point value, and char which is used to store a character value. Okay, so if I just refer to the above example, I will say int num is equal to 10. Same way I'll say float data is equal to 17.1. Same way if I say char alpha is equal to, in single quotes,
the character. Now here you remember that alpha, जब हम character value store करते हैं, the value has to come in single quotes. डबल कोट्स में नहीं आएगा बिकॉज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में डबल कोट्स का पर्पस कुछ और होता है, विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर. सो अब हमारे पास 3 लोकेशंस हमने देख ली हैं जिनके अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. नाउ यू सपोज टू बी रिमेंबरिंग दैट व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू, तो आपके दिमाग में ये चीज़ तो होगी ना, कितना बड़ा इंटीजर वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं हम लोग एक सिंगल लोकेशन पे. सो आपको पता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा मेमोरी लोकेशन में जब स्टोर होता है तो वो अल्टीमेटली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स. ओके, सो एक इंटीजर वैल्यू जब आप रिजर्व करते हैं टू स्टोर एन इंटीजर वैल्यू, वो ऑक्यूपाई करता है 4 बाइट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द कोड ब्लॉक कंपाइलर. ओके, और ये मेमोरी की जो ऑक्यूपेंसी है ये वेरी करती है फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर. अगर आप टर्बो सी यूज़ करेंगे तो उसमें इंटीजर ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट्स. सो हम सिंस कोड ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं तो इट विल गोइंग टू ऑक्यूपाई 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट डेटा ऑल्सो ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी. Character value occupies 1 byte of memory. Okay, apart from this we also have another data type which is called as double. Okay, and double सिर्फ आप ये समझ लीजिए डबल फ्लोट का बड़ा भाई है. बड़ा भाई कैसे है कि अगर मैंने लिखा डेटा 1, ओके, n इज इक्वल टू 17.2, सो और कोई फ़र्क नहीं है. बेसिकली जो मेमोरी ऑक्यूपेंसी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. अगर ये 4 बाइट्स है आपका तो इन दिस इट स्टोर्स 8 बाइट्स. ठीक है, सो ये छोटी सी चीज़ जो अभी आपको मैंने बताई, इसी को हम क्विकली एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि वी विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो हेयर इफ़ आई जस्ट हैव टू से इंट a is equal to 10 semicolon, then if I say float b is equal to 12.56, I just forgot to write semicolon, and then similarly if I say char alpha is equal to say in single quotes I'm putting a character a, and finally if I say double. Okay, so double if I just say b1, ओके, बिकॉज आई जस्ट सेड लेट्स अज्यूम कि B1 जो है वो बड़ा भाई है B का अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. सो आई एम सेइंग 13.56. ठीक है, तो डिफरेंस कैसे आता है? अब हमने इतनी सारी लोकेशंस तो रिजर्व कर दी हैं. हम पहली बात हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता कि कौन सा डेटा टाइप कितनी नंबर ऑफ बाइट्स लेता है. सो इसके लिए आप it's very simple. What you're supposed to be doing is you're supposed to be using a function called as size of. So if I just make a small change right over there and I say tell me the size of, now this size is actually giving me the answer in terms of an integer value. So जब हमारे पास कोई भी डेटा आता है तो उस केस में मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ देखिए गलती आएगी यहाँ पे. सो इफ़ आई जस्ट से साइज ऑफ एंड आई वांट टू नो दैट इट शुड टेल मी द साइज ऑफ अ वेरिएबल कॉल्ड एज ए, और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, एंड एट द सेम टाइम इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से. सो क्या वो साइज ऑफ ए दिखाता है? अब देखिए यहाँ पर साइज ऑफ ए वो नहीं दिखाएगा. सेगमेंटेशन फॉल्ट इसलिए दिखाया इसने बिकॉज देखिए सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई इंटीजर या फ्लोट या फिर एक कैरेक्टर डेटा जो है वो वैल्यू अगर हमारे को प्रिंट करनी है, वी वांट टू प्रिंट इट यूजिंग द प्रिंटफ स्टेटमेंट, सो हमारे को इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करने पड़ते हैं. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होता है कि बिकॉज अगर हमारे को एक इंटीजर डेटा दैट मीन्स डिजिट को प्रिंट करना है तो एंड वी विल बी यूजिंग अ फॉर्मेट स्पेसिफायर विच इज़ कॉल्ड एज %d. सेम वे अगर हमारे को फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को प्रिंट करना है तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ. तो मैं सिर्फ आपको एक क्विक ये बता रही हूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कैसे यूज़ करेंगे. सिमिलरली अगर हमारे को वी वांट टू प्रिंट अ कैरेक्टर वैल्यू, इट इज़ C,
एंड डबल भी अगर हमें प्रिंट करना है तो इसके करते हैं परसेंटेज LF। ओके, सो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि जब हम लोगों को एक्सेस करना है डेटा को तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मैंने साइज ऑफ A लिखा हुआ है। नाउ when I say what is the actual size in terms of byte for a variable called as A, it will give me an integer answer, that means 4 bytes. सेम वे B के लिए करेंगे तो 4 bytes, अल्फा के लिए करेंगे तो 1 byte, B1 के लिए करेंगे तो 8 bytes, बिकॉज ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो C लैंग्वेज में जब भी आप एक स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है, और बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग एन इंटीजर आंसर, सो यू विल गोइंग टू से percentage D in quotes, put a comma and size of. So what is exactly happening in this particular case is, जो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ ये इसी को रेफरेंस में करते हुए कि अगर आपके पास ये वैल्यू है साइज ऑफ A, ठीक है, तो साइज ऑफ A बेसिकली जो आंसर रिटर्न कर रहा है वो इस फॉर्मेट में हो रहा है और इस फॉर्मेट के हिसाब से उसको वो प्रिंट करेगा। ऑलराइट, सो इट इज़ प्रिंटिंग द रिजल्ट in which particular format? In percentage D format. Okay, because it's returning an integer answer. So let's see what will be the result for this particular thing when we try to execute our program. So when I execute my program, you will see 4. So 4 is basically an integer answer that you are printing. Same way if I change it to B, that means it's a floating point answer, but कितने bytes ऑक्यूपाई कर रहा है वो 4, so ये भी 4 bytes ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब लेट्स सी कि कैरेक्टर वेरिएबल कितनी bytes ऑक्यूपाई कर रहा है हमारी। सो इफ आई जस्ट से अल्फा में भी लेट अस सी कि कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है हमारी, वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, देखिए क्योंकि सिंगल कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। एंड फाइनली डबल भी हमने अभी इंट्रोड्यूस करा था। सो डबल कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, एज आई सेड वो बड़ा भाई है आपका फ्लोट का, सो इट इज़ ऑक्यूपाइंग 8 बाइट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ऑलराइट, सो आई थिंक बेसिक अब आपको समझ में आ गया है। नाउ apart from this, what we supposed to be doing is we supposed to be learning how to print the values of these variables. So अगर हमारे को एक integer आंसर को प्रिंट करना है तो इस केस में हम सिंपल आइडेंटिफायर का नाम लिखेंगे A. Same way, if I want to print and if I just want to print a floating point value, so if I'll just simply say percentage F. Now along with that I also would like to print the value of B1 variable, okay, of the type double. तो या तो आप उसको परसेंटेज F से भी डिनोट कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया LF से भी कर सकते हैं। तो इफ़ आई जस्ट से पुट अ कॉमा और साथ में मैं लिखूँ परसेंटेज LF, तो देखते हैं क्या होता है। 2 वेरिएबल्स हैं, सो आई जस्ट पुट अ कॉमा। पहला आंसर मुझे प्रिंट करना है B का और दूसरा आंसर मुझे प्रिंट करना है B1 का। ओके, and finally I would like to print the value of the alphabet, that means a single character. So I will say percentage C and finally I'll use comma right over there and उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं जो वैल्यू है अल्फा की। Okay, so when we try to execute this program, now you can see what exactly, अच्छा मैंने F नहीं लगाया यहाँ पे, so printf is there. क्विकली अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। यू विल गोइंग टू सी दैट देयर इज़ अ वैल्यू दिस वन, सिमिलरली देयर इज़ अ वैल्यू फॉर दिस वन, ना देयर इज़ ए। अब क्योंकि मैंने लाइन ब्रेक नहीं दिया था तो इसीलिए सब कुछ आपका सेम लाइन के अंदर आ रहा है, सो इसलिए हमारी रीडेबिलिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, लाइन ब्रेक देने के लिए आप /n यूज़ कर सकते हैं, /n एंड /n। ओके, और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। अब क्योंकि मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में और डबल में थोड़ा सा गैप चाहिए तो मैं दूसरा एस्केप सीक्वेंस के साथ कैरेक्टर यूज़ करती हूँ /t। तो /t का मतलब होता है आप पहले प्रिंट करिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फिर आप गैप दीजिए ऑफ फ्यू कॉलम्स, दैट मीन्स टैब, एंड उसके बाद आप डबल वैल्यू प्रिंट करिए और उसके बाद आप लाइन ब्रेक दीजिए। सो नाउ व्हेन यू ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, this is how it will going to appear. So the first integer value is 10, which you can see right over there. Then you can see
12.56 देखिए एक्यूरेसी आ जाती है अपने आप अप टू द 6 digits of decimal places. Similarly, you're giving a gap of almost 6 letters over there क्योंकि टैब इतना ही देता है approximately, and then you have 13.56. Finally एक single character A है which you are printing, and that's it. So this part I think is clear to all of you. In the next session we're going to start with scanf. So keep watching for the future videos. Have a nice day.